वीडियो के शुरुआत में आप इन 3 क्वेश्चंस के सामने अपने आप को रखकर सोचिए। नंबर 1, ज्यादातर लोग की तरह सैलरी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में ही आती है और अगर बिजनेस है तो पैसा करंट अकाउंट में रहता है। अप्रॉक्स पता होता है कि सैलरी में से जितना खर्च करना होता है, खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा उसी खाते में पड़े रहने देते हैं और ऐसा महीने दर महीने चलता रहता है। बचत खाते में बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है या ये बोलें कि इतना टाइम ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। नंबर 2, शेयर मार्केट में पैसा डूबने का डर है। एफडी में पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सोना या चांदी में प्योरिटी की झंझट है, डुप्लीकेट खरीद लेने का डर है। तो स्थिति है कंफ्यूजन की। पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ? नतीजन सारा पैसा बैंक अकाउंट मींस सेविंग या करंट अकाउंट में ही पड़ा रहता है। नंबर 3, आप लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फंड फॉर लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ा पैसा इकट्ठा करना है, विश टू बाय अ बिग कार और प्लान अ फॉरेन ट्रैवल इत्यादि के लिए आप पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। पूछे गए इन तीनों सवालों में अगर आप अपने आप को कभी भी पाते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है या फिर समझ नहीं है और या फिर लगता है सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखना ही सही है, तो ये वीडियो शांति से अंत तक देखें। आपको पता चलेगा आप कितने गलत हैं। This will definitely open your eyes to do something for money in bank account. वैसे देखा जाए तो इस तरीके की सोच रखने वालों में आप माइनॉरिटी में नहीं दिखेंगे। 3 out of 4 people still keep money idle in savings bank account. A survey says 4 में से 3 भारतीय अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ही ऐसे ही रखे रहने देते हैं। सर्वे ये दिखाता है कि 71% लोग ये कहते हैं उनका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ही रखा रहता है। 66% लोगों ने अपना पैसा कुछ न कुछ पैसा LIC या यूलिप या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है। 58% ने बैंक एफडी में, 47% ने लोगों ने अपना पैसा PPF, NPS एक्स्ट्रा में लगाया है। अराउंड 35% लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया या म्यूचुअल फंड खरीदने में भी लगाया है। 31% ने लोग गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया है और अभी तक 21% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चिट फंड वगैरह में भी पैसा लगाया है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूंजी पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। Watch the videos and share on WhatsApp, Insta और FB with your friends and family. आज इस वीडियो के द्वारा 4 चीजों को समझेंगे जिससे आप बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। फर्स्ट, बैंक अकाउंट गिव्स नेगेटिव रिटर्न्स। रियल सेंस में बैंक अकाउंट में रखा पैसा बढ़ता नहीं घटता है। सेकंड, रिस्क इन कीपिंग मनी इन बैंक अकाउंट। जी हाँ, बैंक अकाउंट में पैसा रखने में बहुत बड़े जोखिम होते हैं। थर्ड, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम सब देखेंगे कि किसी टारगेट के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड फोर्थ, देयर वी विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज लिक्विड फंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न समझना हो तो जो रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट ने कमाया है उसमें से टैक्स और इन्फ्लेशन का फिगर घटा देना चाहिए। उसके बाद जो परसेंटेज बचता है उसे ही रियल रिटर्न कहा जाएगा। इसको समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन को समझना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन पैसे की कीमत में गिरावट यानी पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट है। जैसे 5 साल पहले आप 100 रुपए में जितना सामान खरीद लेते थे, आज यानी 5 साल बाद आप वही वस्तु 500 रुपए में भी नहीं खरीद पाते हैं। पैसे की कीमत में इसी गिरावट को मुद्रास्फीति
या महंगाई कहते हैं। तो अब हम ये गूगल करके देखते हैं कि भारत में महंगाई दर क्या है। पिछले 10 साल यानी 2012 से 2022 तक का एवरेज देखें तो महंगाई लगभग हर साल 6 से 7% की वृद्धि प्राप्त करती है और यह एवरेज है। एक साल ऐसा भी था जिसमें महंगाई दर 12% थी और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एवरेज सभी कमोडिटीज और सर्विसेज का है। अगर हम इन्फ्लेशन चार्ट कमोडिटी वाइज या सर्विस वाइज देखें तो हम ये देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा सभी का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है। और अब ये रियल रिटर्न को समझने के लिए हम इन्फ्लेशन को 6% मान लेते हैं। अब हमें चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट ऊपर मिलने वाली ब्याज दर, यह भी गूगल पर ही चेक कर लेते हैं। आज के समय में भारत में ज्यादातर बैंक 2.75% से 3.5% तक का आज के समय में भारत में ज्यादातर बैंक 2.75% से 3.5% का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। इंडसइंड बैंक 3.50%, इंडियन बैंक 2.75%, पीएनबी बैंक 2.70%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.50%। तो अब हम देखते हैं कि 3.5% की इंटरेस्ट रेट पर क्या नेगेटिव रिटर्न बनता है। सरलता से समझने के लिए अगर हम टैक्स को एक बार छोड़ दें तब भी रियल रिटर्न 2.5% नेगेटिव है। दिस इज एक्चुअली अ लॉस। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में 10 साल तक रखेंगे तो रुपए की परचेजिंग पावर घटती घटती 1 लाख रुपए की कीमत लगभग 77,000 रह जाएगी। तो आप सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक तरह से सोचा जाए तो घट रहा है। और अभी तक के लिए गए सभी एग्जाम्पल्स में अगर सेविंग बैंक अकाउंट को करंट बैंक अकाउंट से रिप्लेस कर दें, यानी कि किसी ने करंट बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस रख रखा है, तो वह तो पूरा 6% ही नेगेटिव रिटर्न देगा, यानी कि इन्फ्लेशन के बराबर। I hope this will act as a wake-up call for people keeping money in saving account and current account. इतना ही नहीं, इन अकाउंट में पैसे रखने में कुछ रिस्क भी होते हैं। सिम स्वैप का मतलब है सिम एक्सचेंज करना है। सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग के जरिए आसानी से साइबर क्राइम किया जा सकता है। फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके सिम को डुप्लीकेट तैयार करता है। फ्रॉडस्टर आपके फोन नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके बाद आपका सिम बंद हो जाता है। फिर आपके नंबर पर रजिस्टर्ड हुए दूसरे नंबर पर जो ओटीपी आता है, उससे कोई भी आपके अकाउंट के पैसे खाली कर सकता है। मतलब आपके मोबाइल की सिम बंद हो जाती है और उसी नंबर की सिम फ्रॉडस्टर अपने मोबाइल में चालू कर लेता है। अब तो पैसा निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि ओटीपी उसी के मोबाइल पर आएगी। सेकंड, एटीएम कार्ड स्कीमिंग। स्कीमिंग में अपराधी एटीएम या विक्रेता प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ड्स पर दिए मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए जानकारी को चुरा लेते हैं। अपराधी कार्ड के पीछे दी गई मैग्नेटिक स्ट्रिप पर पढ़कर क्रेडिट या डेबिट या एटीएम कार्ड से जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए वह एटीएम या विक्रेता पेमेंट टर्मिनल पर कार्ड स्लॉट में एक छोटा डिवाइस लगा देते हैं। यह डिवाइस यानी स्कीमर कार्ड की डिटेल्स को स्कैन कर लेता है और इसकी जानकारी को स्टोर कर लेता है। पिन को कैप्चर करने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। स्कीमिंग एटीएम, रेस्टोरेंट, दुकानों या दूसरी जगहों में की जा सकती है। थर्ड, फिशिंग। फ्रॉडस्टर एक फिशिंग वेबसाइट बनाते हैं जो एक नॉर्मल वेबसाइट जैसी लगती है, जैसे कि बैंक की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू इत्यादि। अपराधी इन वेबसाइटों के लिंक एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर के जरिए अन्य तरीकों से बांटते हैं।
मतलब कोई भी चीज का एडवर्टाइजमेंट आपको ईमेल पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर दिख सकता है, जो कि बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ होगा। तो नॉर्मली कोई भी एक बार चेक करने की सोचेगा और फिर उसमें फंसता ही जाता है। मतलब आप सोचो कि आपके पास एक लिंक आए जिसमें ऐसा लिखा हो कि 1 लाख वाला मोबाइल 30-40% डिस्काउंट पर, वह भी अमेजोन पर क्लिक ऑन लिंक मिले, तो आपको लगेगा अमेजोन पे ही 30-40% डिस्काउंट में वो फोन मिल रहा है, और उसमें हो सकता है ऐसा भी लिखा हो कि वो सिर्फ आज के लिए है। तो ये न तो अमेजोन की ओरिजिनल वेबसाइट है, ना ऐसा कोई डिस्काउंट है। ये सिर्फ एक तरीका है आपके अकाउंट को खाली करने का। एंड देन विशिंग, scam through QR code scan, frauds using online sales platforms, frauds due to the use of unknown unverified mobile apps, frauds using screen sharing app remote access, frauds by compromising credentials on results through search engines, impersonation on social media। बहुत से तरीके के फ्रॉड हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स में समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल एक्सप्लेन। जितना ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, उतना ज्यादा आपको रिस्क रहेगा। सभी बैंकिंग कंपनीज, आरबीआई और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये कोशिश करते हैं कि इन सभी फ्रॉड से आम नागरिक को बचाया जा सके। पर जैसे कि कहा जाता है, आप एक चोरी का रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा चोर ढूंढ लेता है, और ये तो आज का नहीं, हजारों सालों से चला आ रहा है। आप अपने अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखकर इस रिस्क को कम कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा तो यही कहना है कि सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए। बाकी कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट या तो क्रेडिट कार्ड से पे करके कमेंट की जा सकती है, या फिर डेट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके से आप चोर को पकड़ लेंगे, चोर से सुन लीजिए कि चोर क्या करता है। नहीं मिलूंगा मैं। कैसे ढूंढोगे? कपड़ा लत्ता शक्ल सूरत सब 125 करोड़ जैसी है मेरी, नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे भाई, ये तो फिर देसी निकला। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो भारतीय फ्रॉड बाहर से किए गए हैं। ये तो बाहरी दुनिया से खतरा है, जिससे शायद आप बच भी जाएं, लेकिन आप अपने आप से कैसे बचेंगे? आप स्लाइड देखें। इसे कहते हैं इम्पल्सिव स्पेंडर। पैसा आपको उतना ही लुभाता है जितना आप उसके पास अधिक होता है। सबसे अधिक संभावना है कि आप लापरवाही से चीजें खरीदेंगे और अपनी कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च करेंगे। जैसे ही आप सीधे ऑनलाइन शॉपिंग पर जाते हैं और अपने घर से आइटम ऑर्डर करते हैं, आपके बचत खाते का तक आसान पहुंच आग में घी डालने जैसा है। हर किसी के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति पाना चाहता है। कोई छोटी अवधि के होते हैं तो कुछ को पाने में लंबा वक्त होता है। इन लक्ष्यों की वैल्यू कैलकुलेट करना और उनके लिए उसी अनुसार नियमित पैसा निकालना लक्ष्य आधारित निवेश यानी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहलाता है। आपके भी स्क्रीन में से दिए हुए गोल होंगे, जैसे हाउस, मैरिज, एजुकेशन, फैमिली, कैरियर, बाइंग एन आर्ट, ट्रेवल, कार, रिटायरमेंट। पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट डिसाइड फाइनेंशियल गोल, देन इन्वेस्टमेंट प्लान, नाउ इन्वेस्ट मनी एंड क्रिएट वेल्थ। आप अगर 2022 के शुरू में परिवार के साथ फॉरेन हॉलिडे पर जाने की योजना बनाते हैं, जिसमें 10 महीने हैं, तो इसे शॉर्ट टर्म गोल कहा जा सकता है। उसी प्रकार अगर कोई भी कार्य 1 से 5 साल के बीच में करना चाहते हैं, तो इसे मीडियम टर्म गोल कह सकते हैं। और अगर आप अपने 2 साल के बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग करते हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म गोल माना जाएगा।
अगर अभी आप 25 साल के हैं और 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास प्लानिंग के लिए 30 साल है। इसे भी लंबी अवधि के लक्ष्य के तौर पर लिया जाएगा। या फिर आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं और आपके लिए पैसा इकट्ठा करना एक उद्देश्य को हम लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर व्यक्ति के अलग गोल होता है, चाहे उसने आप उस पर ध्यान दिया या नहीं वो अलग बात है। और एक्चुअली वही समस्या है कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसमें पहला कदम उस लक्ष्य की पहचान करना है जिसके लिए आप निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। आपको देखना होगा कि इसे पाने के लिए कितना समय आपके हाथ में है। जब एक बार यह तय हो जाए तो आज की तारीख में इस लक्ष्य की वैल्यू को निकालें। इसमें महंगाई की ठीक ठाक दर जोड़ दें। इसमें आपको भविष्य में लक्ष्य की वैल्यू का एक अनुमान लग जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मीटिंग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट रहता है। इसमें आप चाहें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई सेक्टोरियल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड टर्म गोल्स के लिए बैलेंस फंड बेहतर रहते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड बेस्ट है। इस स्क्रीन से हम समझते हैं कि इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेस्ट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी लार्ज कैप ने पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल 12% रिटर्न दिया है। और अगर हम इसी कैटेगरी को 10 साल के होराइजन में देखें तो रिटर्न लगभग 13.5% है। वहीं इक्विटी मिड कैप ने 5 साल के पीरियड में 12% रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल के होराइजन देखें तो हर साल लगभग 18% का रिटर्न जनरेट किया है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को एकदम सरलता से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। प्लान फॉर किड्स, हायर एजुकेशन। जैसा कि सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन डे बाय डे एक्सपेंसिव हो रही है। इसमें सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए रेडी होगा तब लगभग कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। समझने के लिए हम 2 फिगर्स ले लेते हैं। किसी को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और किसी को 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी और ये मानते हैं कि यह रिक्वायरमेंट 15 साल बाद होगी। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, इक्विटी रिटर्न लगभग 12% से ऊपर रहते हैं लॉन्ग टर्म में, परंतु फिर भी थोड़ा कंजर्वेटिव 11% से ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति का टारगेट 10 लाख इकट्ठा करना है उसको हर महीने लगभग 2000 की एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति का टारगेट है 2 करोड़ इकट्ठे करने की तो उस व्यक्ति को हर महीने लगभग 44,000 महीना एसआईपी से इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, प्लान फॉर रिटायरमेंट। पहला सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें टारगेट है 50 लाख इन 20 इयर्स। ये टारगेट अचीव किया जा सकता है लगभग 5700 की एसआईपी से। और अगर कोई पूरे 35 साल काम करना चाहता है और उसका टारगेट है सेकंड, प्लान फॉर रिटायरमेंट। पहला सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें टारगेट है 50 लाख इन 20 इयर्स। ये टारगेट अचीव किया जा सकता है लगभग 5700 की एसआईपी से। अब अगर कोई भी पूरे 35 साल काम करना चाहता है और उसका टारगेट है 6 करोड़ इकट्ठा करना, यह लगभग 12,000 की इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी से अचीव किया जा सकता है। इसे जब हम इक्विटी एसआईपी बोलते हैं तो चाहे वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, इन किसी भी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगला टारगेट डिस्कस करते हैं कि किसी को अपना अपार्टमेंट या फ्लैट या मकान परचेज करना है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप डाउन पेमेंट इकट्ठा करो और बाकी लोन लेकर रीपेमेंट करते रहो। नंबर 2, पूरा पैसा इकट्ठा करो और एक बार में खरीद लो। अगर आपको डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है लगभग 40,000 का तो और अप्रोक्सीमेट
सो अगर आपको डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है लगभग 40 लाख का, तो और अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 8 साल में, तो ये आप अचीव कर सकते हैं लगभग 26,000 की इक्विटी एसआईपी के द्वारा। और अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा पैसा ही इकट्ठा करना है, 2 करोड़, पूरा मकान की कीमत ही इकट्ठी करनी है 8 सालों में, तो ये आप अचीव कर सकते हैं लगभग 1,30,000 की इक्विटी एसआईपी के द्वारा। उस तरीके से अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कार खरीदना है, 15 लाख की रिक्वायरमेंट है 2 सालों के अंदर, तो बेहतर ये रहेगा कि आप डेट फंड में एसआईपी करें लगभग 58,000 पर मंथ की। और आपका 8 लाख की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो आप आराम से 3 साल में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 19,000 की एसआईपी के द्वारा डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा इकट्ठा करके कार खरीदने से ये तरीका कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक बात और समझने वाली है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 10, 15, 20 सालों में रिटर्न जनरेट किए हैं, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेबल जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे पीपीएफ, पीएफ और बैंक एफडी एक्स्ट्रा, ये में से किसी ने भी इतना रिटर्न जनरेट नहीं किया है और इन सब में बहुत लंबा लॉक इन भी है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के मोस्ट ऑफ स्कीम्स के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। ये हम टारगेट करते हैं कि हम 10 साल रखें, 15 साल रखें, बट फंड हाउस की तरफ से कोई रोक नहीं है कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। आइडिया इज दैट कि आप अपना पैसा आपके गोल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें और इवन अगर 3, 4, 5 सालों के होराइजन में अगर मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पूरे पैसे की इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। सेविंग बैंक अकाउंट में तो पैसा एकदम कम से कम रखना चाहिए। इवन जो इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर कुछ फंड आप रखना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे कि जब भी कोई शेयर का टारगेट प्राइस आएगा तब मैं परचेज करूंगा, तो वो टारगेट प्राइस 1 वीक में भी आ सकता है और 1 साल में भी। या सिमिलरली इस तरीके से आप कोई कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट में या आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें अगर कोई तेजी मंदी खेलना चाहें, तो आप अपना पैसा कहीं रोके रखना चाहते हैं, तो इस तरीके के सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए डेट फंड्स बेहतर रहते हैं। इसको आप कुछ पैसे को लिक्विड फंड में डाल दीजिए। लिक्विड फंड से ये सुविधा देता है कि लगभग 50,000 एक फंड में से आप संडे को भी निकाल सकते हैं और लो ड्यूरेशन फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी लिक्विड होते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ट्रोल विड्रॉल 2 बजे से पहले की जाए, अगले दिन सुबह आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कुछ 100 रुपयों से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के लिए बहुत कुछ बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट, और अगर कोई छोटे अमाउंट के साथ भी लंबी अवधि तक उसमें इन्वेस्ट करता रहे, तो वो गजब के रिटर्न प्राप्त कर सकता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये उदाहरण देखें, अगर आप 2,000 रुपए हर महीना लगभग 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, जबकि एवरेज 12% रिटर्न देता है, जैसा कि आपने देखा था, तो आप लगभग 1,30,00,000 का फंड इकट्ठा कर सकते हैं जस्ट 2,000 पर मंथ में। जिन सवालों को सोचकर हमने ये वीडियो भी शुरू की थी, उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई सवाल आपके कमेंट बॉक्स में लिखें, रिप्लाई करेंगे। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में या इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में या एनपीएस के बारे में और विस्तार में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसी चैनल के अंदर आपको अभी के रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में उनका लिंक अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट एंड वांट एनी क्लैरिफिकेशन, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।